वालेकुम, मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 कंपनी लॉ का हमारा सब्जेक्ट है और इसका हमारा एक टॉपिक है जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये हम देखेंगे बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और इसमें कौन कौन से आगे कंटेंट्स होते हैं इसके, या क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ना बेसिकली एक कंपनी का एक चार्टर होता है, इस तरह का हम देखेंगे इसको। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। हम लोग स्टार्ट करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये किसी भी कंपनी का एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ आल्सो कॉल्ड इट्स चार्टर ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का चार्टर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आप कह सकते हैं, कंपनी की एक बेसिक चीज़ होती है जिसके अंदर हमें पता चल सकता है कि कंपनी किस लिए बनाई गई है, कंपनी में क्या क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ। इट इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस द प्रिंसिपल कंडीशंस ऑन विच अ कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड। एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो डिफ़ाइन करता है कि ये कंडीशंस थी, ये चीज़ें थी जिसके ऊपर कंपनी को बनाया गया है। नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती जब तक उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं होगा। एज इट डिफाइंस राइट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ कंपनी, क्योंकि ये बताती है कि कंपनी के क्या क्या राइट्स हैं, क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस मकासद के लिए कंपनी बनाई गई है और क्या क्या स्कोप है उस कंपनी का, क्या क्या किस किस एरिया में वो काम करेगी। डेफिनेशन अगर हम बात करें अंडर सेक्शन 2 है कंपनीज एक्ट 2017, मेमोरेंडम means memorandum of association of a company as originally framed and altered from time to time according to the law, company law और this act। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? एक कंपनी का एक मेमोरेंडम होता है एक जो को फ्रेम किया जाता है या अल्टर किया जाता है टाइम टू टाइम, जैसे कि कंपनी लॉ के अंदर कोई चीज़ ऐसी बना दी जाती है, कोई डॉक्यूमेंट होता है। फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या क्या फीचर्स हैं उसके। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ बेसिक चार्टर ऑन विच द कंपनी इज़ बेस्ड एंड इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बेसिक चार्टर है बेसिकली, और एक ये जिसके ऊपर कंपनी बेस करती है, और एक ये हर कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बिकॉज इट डिफाइंस लिमिटेशंस एंड स्पेयर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी, क्योंकि ये बताता है कि क्या क्या कंपनी की लिमिटेशंस हैं, कहाँ तक कंपनी ने काम करना है और किस किस स्फेयर में कंपनी काम करेगी, क्या क्या इसका स्कोप है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी अल्टर बाय द कंपनी एक्सेप्ट फुलफिलिंग द कंडीशन लेड डाउन बाय इन दिस एक्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने के लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं इस एक्ट के अंदर, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर, उनको पूरा करना लाजमी होता है। इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ द कंपनीज एक्टिविटी, ये बताता है कि कंपनीज की एक्टिविटी का क्या स्कोप है। एंड ऑल द एक्ट्स बियॉन्ड द स्कोप आर डीम्ड वे टू बी अल्ट्रा वायरस, और अगर कोई भी उससे मतलब इख्तियार से तजावुज़, जैसे एक अल्ट्रा वायरस कहते हैं कि जैसे अगर उससे बाहर निकल के कंपनी ने कोई काम किया तो इनवैलिड होगा, वो वॉइड किया समझा जाएगा। ठीक, कंपनी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज एक्ट्स, और कंपनी उस एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी जो जो उसमें मेमोरेंडम में बता दिया गया कि यार ये इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगी, इसके अलावा किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, बेसिकली इज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इट इज़ ओपन टू इंस्पेक्शन, ठीक है, ये हर बंदे के लिए ओपन होता है। बाय दोज हु डील विद द कंपनी, और वो लोग जो इसे डील करना चाहते हैं कंपनी से, उनके लिए भी। इट डिफाइंस कंपनी रिलेशन विद आउटसाइड इंडिविजुअल्स, और ये बताती है कंपनी की क्या 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 कंपनी किस किस तरह काम करेगी जो भी आउटसाइड इंडिविजुअल्स होंगे। बेसिकली आप ये बता दें एक तरह का ये उसका बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको बताता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ना किसी भी मुल्क का होता है, तो वो आपको बताता है कि कैसे कैसे हर जुडिशरी कैसे काम करेंगे, लेजिस्लेशन कैसे काम करेगी। इसी तरह ये भी ना ये बताती है कंपनी कैसे काम करेगी। ठीक है, कंपनी का एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पर्पज़ ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या पर्पज़ होता है? द मेन पर्पज़ ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, अदर डीलिंग विद द कंपनीज अबाउट द स्पेयर लिमिट्स एंड कंपनीज बिजनेस। ये सारी चीज़ों के बारे में उनको बताना कि स्पेयर क्या है, लिमिट्स क्या हैं कंपनी की, और बिज़नेस क्या है कंपनी का, ये सारी चीज़ें बताना जो है ना, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ज़रूरी होता है। लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये एज़ पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट कहते हैं कि ये प्रिंटेड होना चाहिए और डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, और ये पैराग्राफ्स में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, साइन बाय ईच सब्सक्राइबर, जो भी इसका शेयर होल्डर है,
हु शैल ऐड हिज एड्रेस डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन। जो उसका जो भी शेयर होल्डर है, जो भी इसका क्रेडिटर वगैरह सबके जो उसका शेयर होल्डर है उसका उसमें वो साइन होने चाहिए, ठीक है, कंपनीज़ के जो ऑनर वगैरह उनके, और वो बताना चाहिए कि उसका एड्रेस क्या होना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका ऑक्यूपेशन क्या, डेजिग्नेशन क्या, सारा कुछ मेंशन है। साइन इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस, और ये साइन होना चाहिए कम से कम एक विटनेस की मौजूदगी के अंदर। अब मिनिमम of 7 members of public company and 2 members of private company must sign the memorandum of association। 7 मेंबर्स अगर पब्लिक कंपनी है उसके लिए 7 मेंबर ज़रूरी हैं, और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसके लिए 2 मेंबर ज़रूरी हैं जिन्होंने इसको कम से कम साइन किया हो, ठीक, जो मेंबर्स हैं इसके। क्लॉजेज़, इसके क्लॉजेज़ क्या क्या हैं? बेसिकली पेपर में क्वेश्चन भी क्लॉजेज़ के बारे में ज़्यादा आते हैं कि कौन कौन से क्लॉजेज़ हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। सबसे पहला आता है इसका नेम क्लॉज। दिस क्लॉज स्टेट्स द नेम ऑफ प्रपोज कंपनी। जो भी कंपनी बनाई जा रही है, बेसिकली कंपनी के बनाने से पहले ये किया जाता है कि जो कंपनी बनाने प्रपोज कंपनी है उसका नाम क्या होगा, ठीक है। एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स सेपरेट नेम, ठीक है, हर कंपनी का सेपरेट नेम होना चाहिए, बिकॉज कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन इन आइज ऑफ लॉ, क्योंकि एक कंपनी एक लीगल पर्सन है। एंड सेपरेट फ्रॉम अदर कंपनीज, और अदर दूसरी कंपनी से इसका नाम अलग होना चाहिए, ठीक है। एंड इवन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, और इसके मेंबर से भी अलग होना चाहिए, ठीक है। द कंपनी ऑफ द नेम मस्ट एंड विद द टर्म लिमिटेड, और जो कंपनी का नाम है ना ज़रूरी है कि वो जो है ना लिमिटेड पे एंड होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे भी कोई भी कंपनी है, तो जैसे अस्क्री बैंक लिमिटेड है तो वो लिमिटेड एंड पे लाजमी आना चाहिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंपनीज ऑन द सिलेक्शन ऑफ इट्स नेम। इसके ऊपर कोई ऐसी लिमिटेशन ऐसा सच नहीं है, बट द फॉलोइंग लीगल फॉर्मेलिटीज मस्ट बी केप इन माइंड। पर इन चीज़ों को इन्होंने ज़रूरी रखना है, ठीक है। मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसिंग एनी पाकिस्तानी फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, किसी पाकिस्तानी को, फॉरेन हेड को, ठीक है, किसी प्रेसिडेंट के नाम पे या ऐसे किसी के नाम पे नहीं होनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट के किसी और इसकी किसी अथॉरिटी या कॉरपोरेशन का यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि इसके नाम पे, जैसे प्रेसिडेंट के नाम पे या उसके ऑफिस के नाम पे, ऐसी किसी भी नाम पे नहीं होना चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम पे ऐसे किसी भी नाम पे नहीं होनी चाहिए। यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिट और पब्लिक अगर कंपनी है उसके आगे लिमिटेड आना चाहिए, और अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड आना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ नेम कंपनीज एवरी ऑफिस प्लेस बिजनेस चेक्स बिल्स नोटिस, ठीक है। अब जहाँ पे जो नेम है ना कंपनी का, वो हर चेक पे, ठीक है, हर जगह पे जहाँ भी कंपनी बिजनेस करेगी वहाँ पे लाजमी होना चाहिए, ठीक है। चेक्स पे होना चाहिए, बिल्स पे होना चाहिए, नोटिस पे होना चाहिए, हर जगह पे कंपनी का नाम लाजमी होना चाहिए, ठीक है। सिचुएशन क्लॉज, इफ़ इट इज़ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है, ये रजिस्टर्ड ऑफिस होता है कि हमने इसमें बताते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज मस्ट कंटेन द कंप्लीट एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है उसका एड्रेस होना चाहिए सारा। द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इज़ प्लेस वेयर द ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स एंड ऑफिस ऑफ द कंपनी आर केप्ट। और रजिस्टर्ड ऑफिस वो जगह होती है जहाँ पे कंपनीज़ के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, अकाउंट्स वगैरह कंपनी के वहाँ पे रखे जाते हैं, ठीक है। Registered office of company can be changed by passing a special resolution and obtaining confirmation from SECP। अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी आपकी बन गई, इसके बाद आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, उसका तो आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन होती है, ठीक है, वो आप मीटिंग बुलाएंगे, ठीक है, ईजीएम बुलाएंगे, ईजीएम बुला के मतलब एक, और मीटिंग के बारे में हम डिटेल बाद में देखेंगे कि मीटिंग किस किस तरह की, मीटिंग बुलाएंगे उसका एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है। और SECP जो इदारा है, ठीक है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन पाकिस्तान है, उससे आप इजाज़त लेंगे कि यार हम इसका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं तो क्या हम चेंज कर सकते हैं, तो वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। इसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज आता है कि कंपनी का मकसद क्या क्या है, ठीक है। इस्टेब्लिश स्कोप्स लिमिट्स ऑफ द कंपनी इज ऑपरेशन, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद आउटसाइडर, आउटसाइडर के साथ क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं। द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी मस्ट नो दैट वेयर द कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट देयर मनी थ्रू द ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको पता होना चाहिए कि कंपनी किस जगह पे इन्वेस्ट करना जा रही है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर लिखा होना चाहिए कि कंपनी इस तरह का बिजनेस करेगी और इस जगह पे कंपनी जो है ना इन्वेस्ट करेगी और जहाँ बिजनेस करेगी इसके साथ। द कंपनी कैन नॉट डू द एक्ट आउटसाइड द पावर स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज, इफ डन सो इट विल बी डिक्लेयर एज वाइड। अगर कंपनी कोई ऐसा काम करती है जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो उसका वो एक्ट जो होगा ना वाइड हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी इमोरल, ऑब्जेक्ट कंपनी का इमोरल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जी हम चरस बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, इलीगल नहीं होना चाहिए, और पोस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ एक्ट दिस एक्ट, और इस एक्ट की प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। लाइबिलिटी क्लॉज, द फोर्थ clause of the memorandum of association is statement that the liability of the members of the company is limited by shares, guarantee और unlimited। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होते हैं ये। अब हमने लाइबिलिटी क्लॉज में लिखना है कि क्या जो कंपनी की लाइबिलिटी है, जो मेंबर्स हैं उसकी लाइबिलिटी क्या शेयर बाय लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है, ठीक है। इसको इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, द मेंबर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल फॉर द अमाउंट ऑफ शेयर्स विच हैज़
एज नॉट पेड येट, ठीक है। वो कहते हैं कि अब कंपनी के अगर कोई किसी बंदे ने सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स कोई कंपनी है तो हर बंदा अपने शेयर्स के मुताबिक लायबल होगा, ठीक है। अगर कंपनी को उसने 10% शेयर्स लिए हुए हैं तो अगर कंपनी को वो सिर्फ 10% का लायबल है, ठीक है, अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड गारंटी नॉट हैविंग शेयर्स ओनली गारंटी इज देयर, ही इज़ लायबल फॉर द अमाउंट विच ही हैज़ गारंटेड। अब कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं, ठीक है, जो जिसमें लोग कहते हैं कि यार अगर कंपनी को नुकसान होता है तो हम इतना % हम देंगे। वो कहते हैं कि अगर कंपनी को नुकसान होता है तो 10% को बंदा कहता है मैं दूंगा, 20% कहता है मैं दूंगा, 30% कहता है मैं दूंगा। अब वो लिमिटेड गारंटी वाली कंपनी है ना, वो आपने इसमें लिख देना है कि अरे कंपनी लिमिटेड गारंटी है, ठीक है, तो इसमें इसके शेयर्स नहीं है तो वो जो मेंबर्स हैं जो भी होंगे वो इसमें लिमिटेड बाय गारंटी होंगे, इतनी इतनी उन्होंने गारंटी ली हुई है, ठीक है। इन द केस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी द मेंबर्स आर पर्सनली लाइबल, ठीक है, इफ द कंपनी सफ़र लॉस देन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर इज़ आल्सो सोल्ड, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, बहुत कम होती हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो मेंबर्स होते हैं ना इसके वो पर्सनली लायबल होते हैं, वो कहते हैं अनलिमिटेड हमारी लायबिलिटी है, जितना भी कंपनी को लॉस होगा, हमारा घर भी बिक जाता है उसमें तो घर भी बिकेगा, फिर वो घर भी उनका बेच के उसके बाद कंपनी का लॉस पूरा किया जाए। ऊपर वाले जो दो हैं अगर गारंटी में जितना आपने 10% के लिए आप सिर्फ लायबल हैं, ऊपर आपने जितने शेयर्स खरीदे हैं उनके लिए लायबल हैं आप, ठीक है। अब कैपिटल क्लॉज, इन दिस कॉस्ट द कंपनी मस्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ इट अथराइज्ड कैपिटल, जो इसका अथराइज्ड कैपिटल होता है कंपनी का उसके बारे में बताएं। विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, एक कंपनी बताती है कि यार मेरा 10 मिलियन का कैपिटल है, ठीक है, मैं इस पे बिज़नेस करूँगी, ठीक है, कोई 10 मिलियन डॉलर है, मेरा 20 मिलियन डॉलर है, कंपनीज बताती हैं वो अपने बताना है इसमें, ठीक है। इन दिस क्लॉज द डिवीजन ऑफ शेयर आल्सो डिस्कस, और कितने कितने शेयर्स हमने डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है, वो कंपनी ने बताने हैं। द कंपनी शैल नॉट बी अलाउड टू इशू द शेयर्स मोर देन अथराइज शेयर कैपिटल। अब ये देखें कंपनी का अथराइज कैपिटल 10 मिलियन शेयर 10 मिलियन का, ठीक है, वो 11 मिलियन के शेयर कर देती है या 12 मिलियन के कर सकती है, ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है, द मेंबर मस्ट बी साइंड एटलीस्ट 7 मेंबर्स, हमने पहले भी बताया था कि 7 मेंबर्स इफ इट इज़ अ पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर्स होने चाहिए, और एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी है तो इन द प्रेजेंस ऑफ 1 विटनेस, एक विटनेस के साइन करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या ये मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं। पेपर में ये बहुत क्वेश्चन ये मतलब हर बार तकरीबन रिपीट होता है, और इसके बाद इसका एक डिफरेंस आ जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्टिकल एसोसिएशन के साथ इसका क्या डिफरेंस है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। थैंक यू वेरी मच।